नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और टैक्स का नाम सुनते ही अगर आपको भी टेंशन होने लगती है तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही शो। जी हाँ, हाजिर है टैक्स गुरु, टैक्स से जुड़ी आपकी सारी उलझन को दूर करने के लिए। हम केवल आपका टैक्स नहीं बचाते बल्कि आपको सही टैक्स कैसे भरा जाए इस पर भी सलाह देते हैं। टैक्स से जुड़े कॉम्प्लिकेटेड नियम को आसान बनाते हैं और आपके क्या अधिकार है इनकम टैक्स डिवीजन में ये भी बताते हैं। और इससे ही जुड़ी एक अहम बात आज हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं। वैसे टैक्स को आसान बनाने का काम इन्हीं का है। जी हाँ, टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी का, जिनके लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि टैक्स से जुड़ा शायद ही कोई सवाल होगा जिसका जवाब आपको हमारे टैक्स गुरु के विचारे में नहीं मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं आज किन टॉपिक्स पर रहेगी नजर। पता करेंगे कि लोगों की इनकम टैक्स से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए आईटी अधिकारियों को प्रधानमंत्री से क्या हिदायत मिली है और इससे आपको कैसे होगा फायदा। सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन कि क्या होम लोन के ब्याज की उस राशि पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा जो कि चार्ज तो की गई है लेकिन चुकाई नहीं गई है। और पता करेंगे कि 15 साल पूरे होने पर अगर पीपीएफ खाते में पैसे नहीं डालते हैं तो क्या आगे के सालों में टैक्स फ्री ब्याज मिलता रहेगा या नहीं। साथ में आपके भी सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके लिए एक फायदे की खबर के साथ। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी इनकम टैक्स अधिकारियों से कहा कि वो लोगों की बातों को सुने और उनकी परेशानियों को दूर करना उनकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। इसलिए इनकम टैक्स विभाग हर बुधवार को सुबह 10 से 1 बजे तक का समय लोगों की समस्याओं को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए निर्धारित कर दिया है। तो इससे आपको कैसे फायदा मिलेगा और कैसे ये वर्कआउट करता है समझते हैं लखोटिया जी से। लखोटिया जी, सरकार की मंशा साफ है कि लोगों को परेशानी नहीं हो, लेकिन सरकारी दफ्तरों का जिस तरह का रिकॉर्ड है उसमें आपको लगता है कि इनकम टैक्स विभाग सुन रहा होगा? क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप इनकम टैक्स ऑफिस गए थे चेक करने के लिए कि लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल सही बात है। पहले तो मैं बतला दूं हमारे दर्शकों को, पहली बार भारत में प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया, डायरेक्शन दिया और ये डायरेक्शन सारे भारत के सभी इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए है। क्या डायरेक्शन? प्रति बुधवार 10 बजे से 1 बजे तक सब वर्ग के आयकर अधिकारी टैक्स पेयर की समस्या को सुनेंगे, उनके ग्रीवांसेस को सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। मैं पर्सनली तो ये फील करता हूं कि ये सच्चे रूप में वास्तव में बड़ा ही अच्छा निर्णय है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, क्योंकि अगर करदाता आयकर डिपार्टमेंट में जाएगा, अपनी समस्याएं बतलाएगा, समस्याएं दूर होगी, उसका फेथ बढ़ेगा आयकर विभाग पे। और मैं तो ये भी मानता हूं उससे आने वाले समय में यही करदाता जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वे टैक्स ज्यादा देंगे। और हाँ, अब तो सिंपल रूल हो गया, इसके तहत आपको पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, टाइम फिक्स नहीं करना है, केवल हर बुधवार सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक, चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे एसीआईटी हो, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर हो, किसी के पास भी बेधड़क जाइए और जाते ही बोलिए उनको। क्या बोलूं मैंने सोचा बोले आप ये कि सुन लो सुनाता हूं अपनी कहानी, और फिर अपना रोना धोना तकलीफ समस्या बतला दें। और मुझे तो कम से कम पूरा भरोसा है कि आयकर अधिकारी से जब आप मिलेंगे आपकी छोटी मोटी समस्याएं दूर हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक की प्रॉब्लम भी दूर होगी और कुल मिलाकर फायदा ही फायदा। और ये बात जो आपने कही, वास्तव में मैं इनकम टैक्स ऑफिस गया पिछले बुधवार को और वहां जाकर 2-3 आयकर अधिकारियों से मिला बिना टाइम करे। मैंने कहा साहब वो 10 से 1 का टाइम है ना, प्रधानमंत्री जी ने दे दिया हम लोगों को, टैक्स पेयर्स को। हम अपनी समस्या लेके आए हैं, उन्होंने तुरंत सब काम छोड़ के देखना शुरू कर दिया टैक्स पेयर्स की समस्या का। चलिए, तो मोर पावर टू टैक्स पेयर्स। डेफिनेटली जो भी कंसर्न इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आपकी बातें सुनेगा और उन्हें सुलझाने के लिए कदम उठाएगा। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। बंगलुरु से विनोद शर्मा जी ने हमें ईमेल भेजा है। विनोद जी का एक पीपीएफ खाता है और इस साल वो पूरा हो जाएगा। विनोद जानना चाहते हैं कि अगर वो इस खाते को जारी रखते हैं तो क्या उन्हें इस पर ब्याज मिलेगा, अगर नहीं तो वो इस खाते को बंद कर देंगे। साथ ही विनोद जानना चाहते हैं क्या वो एक नया पीपीएफ खाता खोलकर 2 पीपीएफ अकाउंट रख सकते हैं। पहले तो ये बता दे भैया विनोद जी, 2 पीपीएफ अकाउंट रखना जुल्म है, लीगली अलाउड नहीं है। और आप सोचते मैं तो चालाक बहुत तेज हूं भैया,
एक अकाउंट एक एरिया में खोला और उससे दूसरे अकाउंट को पीपीएफ को 20 किलोमीटर दूर खोला, नहीं चलेगा। अगर पता कर लिया उन्होंने तो एक अकाउंट पे ब्याज भी नहीं मिलेगा। इसलिए 2 पीपीएफ अकाउंट खोलने की गलती बिल्कुल न करें। और अगर आप सोचते हैं आज जो पीपीएफ अकाउंट है उसको बंद करके नया अकाउंट खोल लूं तो आपका नुकसान ज्यादा है। नुकसान इसलिए ज्यादा है क्योंकि नए अकाउंट से ब्याज ज्यादा अमाउंट जमा नहीं करा पाएंगे। इसलिए बेहतर है पुराने अकाउंट को कंटिन्यू करें, हर साल कम से कम 500 रुपए जमा कराएं, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दें और ब्याज पाए टैक्स फ्री। और कलोल जी का भी सवाल एक आया है, वो भी पीपीएफ से ही जुड़ा हुआ है। कलोल कुमार जानना चाहते हैं कि पीपीएफ खाते के 15 साल पूरे हो गए हैं लेकिन अब खाते में पैसे वो जमा नहीं कर रहे हैं। क्या उनके पैसे जो खाते में जमा हैं उस पर उन्हें ब्याज मिलता रहेगा और ये जो ब्याज है वो टैक्स फ्री भी रहेगा? ब्याज तो मिलेगा पर टैक्स फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि अब बेटर है। इसीलिए मैंने कहा अभी कि 500 रुपए कम से कम हर साल जमा करा दो 5 साल के ब्लॉक के लिए, तो ब्याज भी मिलते रहेगा पुराने वाले अमाउंट के ऊपर भी, और टैक्स फ्री भी रहेगा पूरा का पूरा, और कोई इसको अटैच भी नहीं कर सकता। यानी 5 साल का एक एक्सटेंशन पीरियड आप ले सकते जी हैं। हाँ, ले सकते हैं, 5 साल का ले सकते हैं और पैसे जमा करते रहिए और टैक्स फ्री ब्याज का फायदा उठाते रहिए। गणेश भारद्वाज जी का अगला सवाल, गणेश 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं लखोटिया जी। निवेश के साथ ही गणेश टैक्स बचत भी करना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं एक ऐसी राय जिसमें निवेश भी हो जाए टैक्स भी बचे इनका। और गणेश जी ने अपनी उम्र नहीं लिखी, अब पता नहीं उम्र ज्यादा है या कम है, पर जो भी हो हम ये मानते हैं कि उम्र चाहे कम है, दिल से तो ये लगता है कि भाई हाँ मेरा इच्छा है मैं टैक्स बचाऊं। टैक्स बचाने के लिए और 1 लाख रुपए लगाने के लिए आप सोच रहे हैं पहली बार, बहुत अच्छी बात है, वेलकम। एक ही ध्यान रखिए सिंपल सा, उसी आइटम में निवेश करो जिसमें आयकर की धारा 80C की छूट मिलती है। 1.5 लाख तक निवेश करें तब तो छूट मिलेगी, पर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा अभी 1 लाख रुपए तक निवेश करने की है तो थोड़ा पैसा आप निवेश करो पीपीएफ अकाउंट में, थोड़ा पैसा निवेश करो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम देने में, और थोड़ा निवेश करो ELSS में निवेश करने के लिए। 3 in 1 अगर आप इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके रखेंगे तो आने वाले समय में आपको फायदा ज्यादा होगा। इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद टैक्स गुरु से पता करेंगे कि क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स की बचत हो सकती है या नहीं, और अगर हाँ तो क्या तरीके हैं, और अगर ना तो क्यों आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलती है ये छूट, ये भी समझाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब मिलता है। और एक सवाल जो हमारे कई दर्शक बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे ये सवाल भी टैक्स गुरु के सामने रखते हुए डर लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है टैक्स गुरु आप बहुत बार बोल चुके हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आप इनकम टैक्स नहीं बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं क्या बचा सकते हैं? बचा सकते हैं तो बता दीजिए, शायद कोई गुरु मंत्र हो आपके पास। पहले जरा ये सोचिए कि जब कोई सवाल पूछ रहा है और हजारों लोग पूछ रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। दोस्तों बात बिल्कुल सही है, कुछ कारण है जिसकी वजह से ये सवाल हमारे लाखों दर्शक आज पूछ रहे हैं, और लाखों या उससे भी ज्यादा दर्शक अगले 6 महीने में वापस बार बार पूछते जाएंगे इसी सवाल को। इसलिए जवाब विस्तार रूप से दे देते हैं। हाँ, जरा पहले ये बता दें कि हमारे हिसाब से क्या कारण है जिसकी वजह से पूछ रहे हैं लोग ये सवाल। आप भी सोच रहे हो बतलाओ, कारण तो बतलाओ, हमारे नहीं है शॉर्ट टर्म गेन तो भी कारण तो बतलाओ। मेरा मानना है अभी हाल ही में अजमेर, विशाखापट्टनम, बनारस और भी नई कुछ सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोग्राम तय कर लिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और इसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले कई लोग, सैकड़ों लोगों के फोन रोज आ रहे हैं कि सर हमने तो 1-1.5 साल पहले कोई जमीन खरीदी थी, अब तो दाम ही बढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये दाम तो और बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसे में क्या करें? टैक्स बचाने के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम अपनी अजमेर की जमीन को बेच देते हैं, और जो पैसा आएगा वो नई जमीन या नया मकान या नया बंगलो या नई कोठी या फ्लैट दूसरी जगह ले लेते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, अब बेच के जमीन को झट से कहीं न कहीं कैपिटल गेन बॉन्ड्स में निवेश कर लें। पर ध्यान रखिएगा, ये उनका गेन जो हुआ ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कारण चाहे कुछ भी हो, अगर आपके पास आया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो उसको बचाने के लिए नई प्रॉपर्टी में निवेश करें या कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदें।
दोनों का ही लाभ लेने से टैक्स की बचत बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों विकल्प अवेलेबल है केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। हाँ, शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सिक्योरिटीज है, उनको शॉर्ट टर्म में बेच देते हैं तो केवल 15% टैक्स लगेगा। बाकी में क्या टैक्स लगेगा, यह है सवाल आपका, और उसका उत्तर यह है बाकी आइटम पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो वो आपके अन्य इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा, फिर स्लैब रेट के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो लगेगा। अब रुक करते हैं सवालों का। अजय राणा बैंक में काम करते हैं और इन्होंने एक स्टाफ हाउसिंग लोन लिया हुआ है। ये पहले प्रिंसिपल राशि चुकाएंगे फिर ब्याज, लेकिन ब्याज अजय जी के लोन अकाउंट में अक्रूड हो जाएगा। ऐसे में अजय जानना चाहते हैं कि क्या वो ब्याज की उस रकम पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं जो कि चार्ज तो नहीं हुई है लेकिन चार्ज कर ली गई है लेकिन चुकाई नहीं गई है। आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया कि क्यों नहीं हमको भी ऐसी जगह लोन मिलता हो जहां केवल रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट अभी करें और ब्याज का भुगतान बाद में करें। ऐसा तो केवल बैंक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आदि में होता होगा भैया, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता हमको तो। पर कोई बात नहीं, आपके लिए है फायदे की बात। आपने जो लोन लिया, ब्याज का भुगतान नहीं किया, प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया, तो प्रिंसिपल पे तो रीपेमेंट जो पेमेंट कर ही दिया आपने प्रिंसिपल अमाउंट के लोन का, उस पर तो छूट मिलेगी ही 80C में। अब सवाल होता है आयकर की धारा 24 के तहत जो ब्याज हमको देना है, दिया नहीं, बहुत साल बाद देंगे, तो अभी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आंसर है मिलेगी मिलेगी मिलेगी, जरूर मिलेगी। और ये बात आयकर विभाग ने बहुत पुराने अपने एक सर्कुलर के तहत क्लियर कर दी, और उसका सीधा मतलब यह है अगर ब्याज चुकाना है और ब्याज का भुगतान नहीं किया तो भी आपकी इनकम में से वो ब्याज की राशि घटाई दी जाएगी। अगला सवाल आशीष अग्रवाल का। ये एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। इनके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे बनवाकर आशीष किराए पर देने की सोच रहे हैं। आशीष जानना चाहते हैं कि अब वो ब्याज की पूरी रकम पर टैक्स छूट का फायदा ले पाएंगे। साथ ही आशीष जानना चाहते हैं कि क्या वो HUF खाता खोलकर और उस खाते में किराए की राशि लेंगे तो उनका ज्यादा टैक्स बच पाएगा। आशीष जी, बात बिल्कुल सही है। पहले तो आपने अच्छी चीज सोची कि हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करें, पैसे कम है, जेब में पैसे नहीं है, लोन ले लिया बैंक से, तो ये खुशी की बात है कि जो बैंक का लोन का ब्याज चुकाएंगे, पूरा का पूरा ब्याज विदाउट एनी अपर लिमिट आपकी जो रेंटल इनकम है उसमें से घट जाएगा। अब सेकंड सवाल आपने पूछा HUF, आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर आप उसे HUF को दे देते हैं तो क्या हमें टैक्स का बेनिफिट होगा? क्या ये इनकम HUF की मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये तो वैसे ही हुआ कि आपको कोई होटल में जाना है तो आपने सकरी कड़ी का सहारा लेते हुए लेफ्ट राइट स्ट्रेट जाके होटल में पहुंच गए। तो ऐसे आप चाहते हैं कि टैक्स प्लानिंग कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी इनकम ऐसे ऐसे घूमते घूमते HUF के पास पहुंच जाए? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो इसलिए कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपकी HUF प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है। इसलिए जब तक प्रॉपर्टी के मालकिन या मालिक HUF नहीं होते तब तक टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अब उन्हीं नायर की परेशानी दूर करते हैं। ये सेक्शन 80 DDP की छूट फॉर्म 10I जमा करके लेते हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्नी जी ने मुंबई में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। वो जानना चाहते हैं कि क्या वो इसके लिए टैक्स छूट ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते हैं तो क्या उन्नी जी कोई ऐसा प्रावधान है जिसके तहत छूट का फायदा उन्हें मिल जाए? मुश्किल में है क्योंकि दवाओं और डॉक्टर पर हर महीने इनकी बहुत ज्यादा रकम खर्च हो गई है। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए तो आप ये देखिए कि आप आयकर विभाग के लिए जो चाहिए 10I का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से लेना है। अगर सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको छूट मिलेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगी। इसी नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैश रकम रखने पर क्या कोई सीमा या पाबंदी है जिसे आपको जानना जरूरी है। तो आपके लिए ये काम की बात आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब मिलता है। और हमारे कई दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि कैश रकम रखने को लेकर क्या कोई पाबंदी है? लखोटे जी, क्या कोई लिमिट है जिसमें आप कैश रकम रखें? क्या सचमुच 10 लाख एक ऐसी लिमिट है? ये कई मेल में मैंने जिक्र देखा कि केवल हम 10 लाख तक ही रख सकते हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्यों पूछ रहे हैं?
क्योंकि क्यों सवाल पूछ आ रहे हैं रहे हैं। लोग? इसका सवाल पहले ढूंढिए और हम पाएंगे इसका आंसर। वो ये है कि पिछले दिनों बड़ी हेडलाइंस के साथ न्यूज छपी थी, कुछ ऐसे प्रावधान आने वाले हैं जिससे कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं रख सकता। कई जगह पे लोगों को परेशानी भी हो रही है, पर चिंता न करें, आज सवेरे तक या दोपहर तक या रात तक अभी तक कोई कानून ऐसा नहीं बना हुआ है जिसके अंदर ये पाबंदी लगी हुई है। अगर पाबंदी आएगी भी तो अब वेट करिए, फाइनेंस बिल 2015 जो 28 फरवरी को आएगा, उस समय जरा आंखें गाड़ गाड़ के देखिएगा इस कार्यक्रम को वापस यहां पर, ताकि कोई प्रावधान इसमें आया या नहीं आया। जब तक प्रावधान नहीं आता, आप जितना कैश चाहे जो आपके पास अकाउंटेड फॉर मनी है उसको कैश के रूप में रख सकते हैं। पर हाँ, ये मैं पर्सनली फील करता हूं कि जितना कम से कम हम कैश रखेंगे तो हमारी समस्याएं कम होगी, चिंता फिक्र नहीं होगी, कैश की चोरी की भी चिंता नहीं होगी। कुल मिलाकर एक बात ध्यान रखें कि कैश की लिमिट आए या नहीं आए, और कैश आप ज्यादा रखें या कम रखें, पर अकाउंटेड फॉर कैश रहना चाहिए, तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। तो लखोटिया जी की सलाह का ध्यान जरूर रखें, और बजट 2015 में अगर कुछ बदलाव आता है तो तब बदलेंगे नियम, लेकिन अभी आप जितना चाहें कैश रख सकते हैं, अकाउंटेड कैश। अरविंद जी का सबसे पहला सवाल। अरविंद, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, इन्हें बेटी के ट्यूशन फीस के लिए डिपार्टमेंट से सालाना 18,000 रुपए मिलते हैं, जबकि वो स्कूल में 70,000 रुपए के करीब ट्यूशन फीस अदा कर रहे हैं। 10,800 रुपए बतौर एडमिशन फीस भी जमा करवा रहे हैं। यानी अरविंद जी कुल 80,900 रुपीज के करीब जमा कर चुके हैं। अब जानना चाहते हैं कि चूंकि उन्हें सिर्फ 18,000 रुपए का ही रीइंबर्समेंट मिल रहा है और वो करीब 80,000 के ऊपर की फीस जमा कर चुके हैं, तो क्या वो सेक्शन 80C के तहत पूरी राशि पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं? भैया पहले तो ये ध्यान रखिए, 80,000 में से 10,000 घटा दो, क्योंकि वो स्कूल फीस नहीं है, वो एडमिशन फीस है जिसपे छूट नहीं मिलेगी। तो अब बच गया 70,000। 70,000 में से भी 18,000 रुपए करीब आपको अपने एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट हुए हैं, इसलिए वो भी आपने खर्चे नहीं किए, आपको मिल गए हैं वो पैसे, उसको घटा दो तो करीब बचेंगे 52,000। कुल मिलाकर आपको 52,000 की छूट मिलेगी, या आप 70,000 पे पूरी छूट 80C में क्लेम करो और 18,000 रुपए पे आपका एम्प्लॉयर टैक्स लगा देगा। क्यों लगा देगा भैया, यह है ना सवाल आपका। उसका कारण यह है कि जो 18,000 आपको मिले हैं रीइंबर्समेंट ऑफ फीस ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, वो अमाउंट परक्यूजिट के रूप में आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी, क्योंकि नियम यह है कि एनी अमाउंट विच इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, उस पे टैक्स लगता है। प्रवीण सोलंकी जी का अगला सवाल है। सीनियर सिटीजन है और इनकी एक पुश्तैनी खेती की जमीन है जो कि प्रवीण जी के नाम पर है। प्रवीण जी अपनी जमीन अपनी बहू को गिफ्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये ठीक रहेगा? किसको गिफ्ट करना चाहते हैं? बहू को। वेरी वेरी रेयर टू लिसन एंड हियर दिस टाइप ऑफ एक्चुअल फैक्ट ऑफ लाइफ। जी हाँ, बहू को आप एग्रीकल्चरल लैंड गिफ्ट कर दें। ध्यान रखिए, जब गिफ्ट करेंगे तो स्टैंप ड्यूटी जरूर लगेगी। और एक और ध्यान रखना है, बहू को कोई भी आइटम गिफ्ट करें तो उससे इनकम जो उत्पन्न होगी वो ससुर जी की इनकम में जोड़ दी जाएगी। पर लकीली आपका एग्रीकल्चरल लैंड है और एग्रीकल्चर इनकम जब आपकी आएगी उसको जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, ससुर जी की अन्य कोई और इनकम होती तब तो एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दी जाती फॉर द पर्पज ऑफ रेट कैलकुलेशन, पर्टिकुलरली जब बहू को गिफ्ट दे दिया आपने। और अगला सवाल अभिषेक सिंह जी का है। नवी मुंबई में एक फ्लैट खरीदा है जिसके लिए अक्टूबर 2014 में उन्होंने 29 लाख का लोन लिया था। फ्लैट का 95% कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, इसलिए बैंक ने नील रकम डिसबर्स कर दिया है। अभिषेक की ईएमआई अक्टूबर 2014 में शुरू हुई थी। अभिषेक जानना चाहते हैं कि क्या वो फाइनेंशियल ईयर 14-15 के लिए सेक्शन 80C और सेक्शन 24 के तहत छूट क्लेम कर सकते हैं। अभिषेक को अभी पोजेशन लेटर नहीं मिला है क्योंकि कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2015 तक पूरा होने वाला है। अभिषेक की कंपनी में उन्हें बताया गया कि जब तक बिल्डर से पोजेशन लेटर नहीं मिलेगा तब तक वो छूट का फायदा नहीं ले सकते हैं और इसीलिए अपनी सुलझन के साथ आपके सामने है। इस उलझन का समाधान यही है कि जब तक पोजेशन लेटर नहीं मिलेगा आपको टैक्स का बेनिफिट, इंटरेस्ट पेमेंट का जो है पर्टिकुलरली वो नहीं मिलेगा। हाँ, रीपेमेंट ऑफ द लोन का आप जो ले रहे हैं बेनिफिट वो ले सकते हैं, पर ब्याज का भुगतान कर भी दो तो भी नहीं मिलेगा क्योंकि पोजीशन अभी नहीं मिला है। इसलिए जब पोजीशन मिल जाए तभी आप उसी साल से लेना शुरू करें इस बेनिफिट को।
तो यानी अभिषेक जी, आपके एम्प्लॉयर ने आपको बिल्कुल ठीक कहा। इसी के साथ लखोटा जी, आपको भी धन्यवाद कहने का वक्त आ गया है हमारे लिए टैक्स को इतना सरल बनाने के लिए। आज के लिए हमें यही इजाजत दीजिए, लेकिन टैक्स से जुड़ा कोई सवाल अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप अपने सवाल हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। टीजी लिखकर स्पेस दीजिए अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप इसे भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर यूं ही हाजिर रहेंगे टैक्स से जुड़ी आपकी सभी उलझन को दूर करने के लिए। नमस्कार।